अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अदबी फोरम का अदबी चैनल। इन दिनों हम मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो के अफसाने वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज भी हम एक अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है फुसफुसी कहानी। चलिए शुरू करते हैं आज का अफसाना। सख्त सर्दी थी। रात के 10 बजे थे। शालामार बाग से वो सड़क जो उधर लाहौर को आती है सुनसान और तारीक थी। बादल घिरे हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। गिरदो पेश की हर चीज ठिठरी हुई थी। सड़क के दो रवैया पस्त कद मकान और दरख्त धुंधली धुंधली रोशनी में सुकड़े सुकड़े दिखाई दे रहे थे। बिजली के खंभे एक दूसरे से दूर दूर हटे, रूठे और उकताए हुए मालूम होते थे। सारी फिजा में बदमज़गी की कैफियत थी। एक सिर्फ तेज हवा थी जो अपनी मौजूदगी मनवाने की बेकार कोशिश में मसरूफ थी। जब दो साइकिल सवार नमूदार हुए और हवा के तेज और तुंद झोंके उनके कानों से टकराए तो उन्होंने अपने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊंचा कर लिया। दोनों खामोश थे। मुखालिफ हवा के बायस उन्हें पैडल चलाने में काफ़ी जोर सर्फ करना पड़ रहा था, मगर वो इसके एहसास से गाफिल एक दूसरे का साया बने शालामार बाग की तरफ बढ़ रहे थे। अगर कोई इन्हें दूर से देखता तो इसे ऐसा मालूम होता कि सड़क जो लोहे की जंग आलूद चादर की तरफ फैली हुई थी उनकी साइकिलों के साकत पहियों के नीचे हौले हौले खिसक रही है। बहुत देर तक वो दोनों सुनसान फासला खामोशी से तय करते रहे। आखिर उनसे एक साइकिल से उतरकर अपने सर्द हाथ को मुंह को भाप से गर्म करने लगा। सख्त सर्दी है। उसके साथी ने ब्रेक लगाई और हंसने लगा। भाईजान, वो विस्की कहाँ गई? जहन्नम में। जहाँ सारी शाम गारत हुई वहाँ वो भी हुई। दोनों भाई थे, मगर ऐसे भाई जो चारों ऐब शरई इकट्ठे मिलजुल कर करते थे। दोनों ने सुबह यह प्रोग्राम बनाया था कि दफ्तर से फारिग होकर रिश्वत के इस रुपए का जो उन्हें 2 बजे के करीब मिलना था जायज़ इस्तेमाल सोचेंगे। रुपया उन्हें 2 बजे से पहले ही मिल गया, इसलिए कि रिश्वत देने वाला बहुत बेकरार था। बड़े भाई ने रुपया जेब में रखने से पहले तमाम नोट अच्छी तरह देखकर अपना इत्मीनान कर लिया कि वो निशानज़दा नहीं थे। रकम ज़्यादा नहीं थी, 201 रुपये थे। उन्होंने 200 तलब किए थे, मगर एक का इजाफा रिश्वत देने वाले ने शगन के लिए किया था, जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से मशवरा करके एक अंधे भिखारी को दे दिया था। जब वो दोनों हीरा मंडी की तरफ जा रहे थे, छोटे भाई की जेब में स्कॉच की बोतल थी, बड़े की जेब में 3-5 के 2 डब्बे। आमतौर पर दोनों गोल्ड फ्लैग पीते थे, मगर जब रिश्वत मिलती तो ऐसा ब्रांड पीते थे जिसके दाम ज़्यादा हों। हीरा मंडी में दाखिल हुआ ही चाहते थे कि बादशाही मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। बड़े ने छोटे से कहा, चलो यार नमाज पढ़ लें। छोटे ने अपनी फूली हुई जेब की तरफ देखा। इसका क्या करें भाईजान? बड़े ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इसका इंतज़ाम कर लेते हैं। अपना यार बट जो है, बट पान फरोश की दुकान करीब ही थी। छोटे ने महीन कागज़ में लिपटी हुई बोतल उसके हवाले की। बड़े ने अपनी और अपने भाई की साइकिल दुकान के थड़े के साथ टिकाई और बट से कहा, हम अभी आए नमाज पढ़ के। बट ने कहा लगाया, 2 नफल शुक्राने के भी। दोनों भाइयों ने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की और 2 नफल शुक्राने के भी पढ़े। वापस आए तो क्या देखते हैं कि बट की दुकान बंद है। साथ वाले दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, नमाज पढ़ने गया है। दोनों भाइयों को सख्त ताज्जुब हुआ। नमाज? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साल छमाही में कभी कभी पढ़ लिया करता है। दोनों बहुत देर तक बट की वापसी का इंतजार करते रहे। जब वो ना आया तो बड़े ने छोटे से कहा, जाओ यार एक बोतल और ले आओ। मैंने खामखा उसे रामजादे बट पर इतबार किया। छोटे ने रुपए लिए और बड़े से कहा, जेब ही में पड़ी रहती तो क्या हर्ज था। छोड़ो यार, हटाओ इस किस्से को। मुझे बोतल जाने का इतना अफसोस नहीं, कहीं गिरकर भी टूट सकती थी। अफसोस तो इस बात का है कि बड़ी बेदर्दी से पी रहा होगा कमबख्त। छोटे ने पैडल पर पांव रखा और पूछा, आप यहीं होंगे? बड़े ने बड़े उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, हाँ भाई यहीं खड़ा रहूँगा। शायद बहक कर इधर आ निकले, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। छोटा जल्दी वापस आ गया, मगर उसका चेहरा लटका हुआ था।
उसके साथ एक और आदमी था जो कैरियर पर बैठा हुआ था। बड़ा ताड़ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक ज़हनी कश्मकश में मुब्तला न रहना पड़ा, क्योंकि छोटे ने साइकिल से उतरते ही उसको सारा वाक़या सुना दिया। शराब की दुकान से दूसरी बोतल लेकर जूँ ही वो बाहर निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसे जल्द वापस पहुंचना था। अफरा तफरी में उसने साइकिल पर सवार होने की कोशिश की, मगर वो ऐसी फिसली कि संभाले न संभली। सड़क पर औंधे मुंह गिरा और दूसरी बोतल भी जहन्नम में चली गई। छोटे ने सारी दास्तान तफसील के साथ सुनाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं बच गया भाईजान। बोतल का कोई टुकड़ा अगर कपड़े चीर कर गोश्त तक पहुंच जाता तो इस वक्त किसी अस्पताल में पड़ा होता। बड़े ने अल्लाह का शुक्र अदा करना मुनासिब ना समझा। शराब की दुकान से जो आदमी इसके भाई के साथ आया था, उसको तीसरी बोतल के पैसे देकर उसने बट पान फरोश की बंद दुकान की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक बहुत हौलनाक किस्म की गाली देकर उसकी दुकान को भस्म कर डाला। दोनों को मालूम था कि इन्हें कहाँ जाना है। चौक के उस तरफ नान कबाब वाले के ऊपर जो बाला खाना था, इसी में उन दोनों भाइयों की बालाई आमदनी का जायज़ निकास होता था। लौंडिया कम गो थी, खाने पीने वाली थी। आदात व अतवार के लिहाज से तवाइफ कम और क्लर्क ज़्यादा थी, इसीलिए उनको पसंद थी कि वो खुद भी क्लर्क थे। जब दोनों खूब पी जाते तो दफ्तरी गुफ्तगू शुरू कर देते। हेड क्लर्क कैसा है, साहब कैसा है, उसके घर वाली की तबीयत कैसी है। घंटों अपने अपने मतहतों और अपने अफसरों के माजी और हाल पर तबसरा करते रहते और वो बड़े इन्हमाक से सुनती रहती। बहुत कनसरी थी, मगर दोनों भाई उसका गाना सुनकर यूं झूमते थे जैसे वो इनके कानों में शहद टपका रही है। लेकिन आज जब वो गाने लगी तो उनको पहली मर्तबा महसूस हुआ कि वो सुर में है न ताल में। चुनाचे उसका गाना बंद करा के उन्होंने बाकी बची हुई शराब पीना शुरू कर दी। तवाइफ, जिसका नाम शीदा था, बहुत कम पीने वाली थी, मगर जाने इसे क्या हुआ कि जब उन दोनों भाइयों ने इसका गाना बंद करा के पीना शुरू की तो वह ऐसी बहकी कि बोतल उठाकर सारी की सारी सुक्की पी गई। बड़े को बहुत गुस्सा आया, मगर वो उसे पी गया, क्योंकि छोटा बड़े मज़े में था। लेकिन ज़्यादा देर तक उस पर यह कैफतारी न रहा, क्योंकि जब उसने और पीने के लिए बोतल उठाई तो वो खाली थी। अब दोनों यकसा तौर पर बेमज़ा थे। बड़े ने छोटे से मशवरा करना ज़रूरी ना समझा। शीदा के उस्ताद मांडो को रुपए देकर उसने कहा, जाओ भाग कर जाओ और एक बोतल जिमखाना विस्की से ले आओ। उस्ताद ने रुपए गिनकर जेब में रखे और कहा, सरकार ब्लैक में मिलेगी। बड़ा, जो पहले ही बनाया हुआ था, चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने 5 रुपए ज़्यादा दिए हैं। जिमखाना आई। 2 दौर चले तो बड़े ने महसूस किया कि पानी मिली है। इम्तिहान लेने की खातिर उसने थोड़ी सी रकाबी में डाली और उसको दिया सिलाई दिखाई। एक लहजे के लिए नीम जान नीलगुन सा धुआं उठा और दिया सिलाई शूं करके रकाबी में बुझ गई। दोनों भाइयों को इस कदर कोफ्त हुई कि गुस्से में भरे हुए उठे। बड़े ने पानी मिली बोतल हाथ में ली। उसका इरादा था कि ये वो इस शराब फरोश के सर पर दे मारेगा जिसने बेईमानी की थी, मगर फौरन उसे ख्याल आया कि उनके पास परमिट नहीं था, इसलिए मजबूरन गालियां देकर खामोश हो गए। छोटे की कोशिशों से बदमज़गी किसी हद तक दूर हुई थी कि शीदा ने जो उसकी मदद कर रही थी सब खाया पिया उगलना शुरू कर दिया। अब दोनों भाइयों ने मुनासिब ख्याल किया कि चला जाए। चुनाचे उस्ताद की तहवील से साइकिलें लेकर वो हीरा मंडी की गलियों में कुछ देर तक बेमकसद घूमते रहे, मगर उस आवारा गर्दी के बावजूद उनकी कोफ्त दूर ना हुई। वापस घर जाने का इरादा कर ही रहे थे कि उन्हें बट दिखाई दिया। नशे में दुत और कोठों की तरफ गर्दन उठा उठाकर वाही तबाही बक रहा था। दोनों भाइयों के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि आगे बढ़कर इसका टेंटवा दबा दें, मगर उनसे पहले एक सिपाही ने उसको पकड़ लिया और थाने ले गया। छोटे ने बड़े से कहा, चलिए भाईजान ज़रा तमाशा देखें। बड़े ने पूछा, किसका? बट का, और किसका? बड़े के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नामूदार हुई। पागल हुए हो? थाने में अगर उसने हमें पहचान लिया या किसी ने हमारे मुंह की बू सूंघ ली तो हमें अपना तमाशा भी साथ साथ देखना पड़ेगा। छोटे ने दिल ही दिल में बड़े की दूरंदेशी की दाद दी और कहा, तो चलिए घर चलें। दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार हुए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्द हवा बहुत तेज चल रही थी। अभी वो हीरा मंडी से बाहर नहीं निकले थे कि उन्हें एक उस तांगे में जो उनके आगे आगे चल रहा था अपने दफ्तर का बड़ा अफसर नजर आया। दोनों ने एकदम उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे, क्योंकि वो उन्हें देख चुका था। हेलो,
उन्होंने इस हेलो का जवाब ना दिया। हेलो। इस हेलो के जवाब में उन्होंने अपनी अपनी साइकिल रोक ली। अफसर ने तांगा ठहरा लिया और उनसे बड़े मुरब्बियाना अंदाज में कहा, कहो मिस्टर, ऐश हो रहे हैं? छोटे ने जी हाँ और बड़े ने जी नहीं में जवाब दिया। इस पर अफसर ने कहकहा लगाया, मेरा ऐश तो अधूरा रहा। फिर उसने अफसराना अंदाज में पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? इस मर्तबा बड़े ने जी हाँ और छोटे ने जी नहीं में जवाब दिया, जिस पर अफसर ने दूसरा कहकहा बुलंद किया जो ठेठ अफसराना था, 100 रुपये काफ़ी होंगे इस वक्त। बड़े ने बड़े मैकेनिक अंदाज में अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ा दिया। छोटे ने पकड़कर अफसर के हवाले कर दिया, जिसने थैंक यू कहा और तांगे से उतरकर लड़खड़ाता हुआ एक तरफ चला गया। दोनों भाई थोड़ी देर तक खामोश रहे। बड़े ने तमाम हालात पेश नज़र रखकर अपने सर को जोर से जुम्बश दी। मालूम नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। छोटे के मुंह से ये बड़ी गाली निकली, उसी का जिसने 201 रुपये दिए। बड़े ने भी इसको मुनासिब व मौजूद गाली से याद किया, ठीक कहते हो, लेकिन मैं समझता हूँ सारा कसूर उस फालतू रुपए का है जो उसने अपनी माँ की रुआ से शगन के तौर पर दिया था, उस नमाज का भी जो हमने पढ़ी, और उसका हरामी बट का भी। मैं तो शुक्र करता हूँ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वरना मैंने आज ज़रूर उसका खून कर दिया होता और लेने के देने पड़ जाते। लेने के देने तो पड़ ही गए। खुदा मालूम ये है हमारा अफसर कहाँ से आन टपका, लेकिन समझता हूँ अच्छा ही हुआ। 100 रुपये में सारा काना तो हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन आज की शाम बहुत बुरी तरह गारद हुई। चलो चलें, ऐसा ना हो कोई और आफत आ जाए। दोनों फिर अपनी अपनी साइकिल पर सवार हुए और हीरा मंडी से निकल आए। बड़े ने दफ्तर से निकलते ही ये मंसूबा बनाया था कि इस काज के 2-3 दौर होने के बाद वो शीता से कहेगा कि वो अपनी छोटी बहन को बुलाए। उसकी वो बहुत तारीफ़ें किया करती थी। कम उम्र और अलड़ थी। अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उसने गांव की सेहतमंद फिजा में गुजारा था और धंधा शुरू किए इसे बमुश्किल चंद महीने हुए थे। स्कॉच विस्की और शीता की छोटी बहन, इससे बढ़कर और अय्याशी क्या हो सकती थी। मगर उसका ये सारा मंसूबा खाक में मिल गया और सिर्फ कोफ्त बाकी रह गई। छोटे ने भी खुल खेलने की सोची थी। मौसम खुशगवार था। विस्की और शीदा यकीनी तौर पर उसे और भी खुशगवार बना देते और वो इस कदर महजूज होता कि 15-20 रोज़ तक उसे और किसी ऐश की ज़रूरत महसूस ना होती। मगर सारा मामला चौपट हो गया। दोनों के सर भारी और दिल कड़वे कसैले थे। दोनों की हर बात उल्टी साबित हो रही थी। स्कॉच की पहली बोतल बट पान फरोश ले उड़ा, दूसरी सड़क के पत्थरों पर टूट कर बह गई, तीसरी ऐन उस वक्त दागे में फाड़ कर दे गई जबकि सरूर गठ रहे थे, चौथी किफ़ायत की खातर वैसी मंगवाई तो उसमें आधा पानी निकला और 100 का आखिरी नोट अफसर ने हथिया लिया। बड़े की कोफ्त ज़्यादा शदीद थी। यही वजह थी कि उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो चाहता था कि और भी कुछ हो, कोई ऐसी बात हो कि वो कुत्तों की तरह ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दे, या ऐसा जिच बच हो कि अपनी साइकिल के पुर्जे उड़ा दे, अपने तमाम कपड़े उतार कर फेंक दे और नाक धड़ंग किसी कुएं में छलांग लगा दे। जिस तरह हालात ने उसका मुज़हिका उड़ाया था, इसी तरह वो उनका मुज़हिका उड़ाना चाहता था। मगर मुसीबत ये थी कि वो हालात पैदा होकर वहीं हीरा मंडी में वफात पा गए थे। अब नए हालात और वो भी ऐसे हालात कैसे पैदा हों जिनका वो हस्बे मंशा मुज़हिका उड़ा सके। इसके मुतल्लिक सोचने से वो खुद को आरी पाता था। एक सिर्फ घर था जहां वो लिहाफ ओढ़कर सो सकते थे, मगर खाली खोली लिहाफ ओढ़कर सो जाने में क्या रखा था। इससे तो बेहतर यही था कि वो 100-100 के 2 नोटों में चर्स मिला तंबाकू भरते और पी कर अंटा गफील हो जाते और सुबह उठकर शगन के 1 रुपये का किसी पीर फकीर के मज़ार पर चढ़ावा चढ़ा देते। सोचते सोचते बड़े ने जोर का नारा बुलंद किया, हद तेरी ऐसी की तैसी। छोटे ने घबरा कर पूछा, पंचर हो गया? बड़े ने झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं यार, मैंने अपना दिमाग पंचर करने की कोशिश की थी। छोटा समझ गया, अब जल्दी घर पहुंच जाएं। बड़े की झुंझलाहट में इजाफा हो गया, वहां क्या करेंगे? बतखों के बाल मूंडेंगे। छोटा बेख्तियार हंसने लगा। बड़े को यह हंसी बहुत नागवार गुजरी। खामोश रहो जी। देर तक दोनों खामोशी में घर का फासला तय करते रहे। अब वो इस सड़क पर थे जो लोहे की जंग आलू चादर की तरह फैली हुई थी
और ऐसा लगता था कि इनकी साइकिलों के पहियों के नीचे हौले हौले खिसक रही है। बड़े ने जब अपने सर्द हाथ मुंह के भाप से गर्म किए और कहा सख्त सर्दी है, तो छोटे ने अजराह मिजाज पूछा, भाईजान वो वो विस्की कहाँ गई? बड़े के जी में आई कि छोटे को साइकिल समेत उठाकर सड़क पर पटक दे, मगर इसका तो कह सका, जहन्नम में जहाँ सारी शाम गारत हुई वहाँ वो भी गई। ये कहकर वो बिजली के खंभे के साथ खड़ा होकर पेशाब करने लगा। इतने में छोटे ने आवाज़ दी, भाईजान वो देखिए कौन आ रहा है। बड़े ने मुड़कर देखा, एक लड़की थी जो सर्दी में ठिठुरती कांपती कदमों से रास्ता टटोलती उनकी जानब आ रही थी। जब पास पहुंची तो उसने देखा कि अंधी है, आंखें खुली थीं मगर उसको सुझाई नहीं देता था, क्योंकि खंभे के साथ वो टकराते टकराते बची थी। बड़े ने गौर से उसकी तरफ देखा। जवान थी, उम्र यही 16-17 वर्ष के करीब होगी। फटे पुराने कपड़ों में भी उसका सडोल बदन जाज़िब तवज्जो था। छोटे ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है तू? अंधी ने ठिठरे हुए लहजे में जवाब दिया, रास्ता भूल गई हूँ, घर से आग लेने के लिए निकली थी। बड़े ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? अंधी बोली, पता नहीं, कहीं पीछे रह गया है। बड़े ने उसका हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, और उसे सड़क के उस पार ले गया जहाँ ईंटों का पुराना भट्टा था जो वीराने की शक्ल में बिखरा हुआ था। अंधी समझ गई कि उसका रास्ता बताने वाला इसे किस रास्ते पर ले जा रहा है, मगर उसने कोई मुजाहमत ना की। शायद वो ऐसे रास्तों पर कई मरतबा चल चुकी थी। बड़ा खुश था कि चलो खौफ दूर करने का सामान मिल गया। किसी की मुदाखलत का खटका भी नहीं था। ओवरकोट उतार कर उसने ज़मीन पर बिछाया और वो और अंधी दोनों बैठकर बातें करने लगे। अंधी जन्म की अंधी नहीं थी। फसादात से पहले वो अच्छी भली थी, लेकिन जब सिखों ने उसके गांव पर हमला किया तो भगदड़ में उसके सर पर गहरी चोट लगी, जिसके बायस से उसकी बसारत चली गई। बड़े ने ऊपरी दिल से उससे हमदर्दी का इजहार किया। उसको उसके माजी से कुछ दिलचस्पी नहीं थी। 2 रुपये जेब से निकाल कर उसने उसकी हथेली पर रखे और कहा, कभी कभी मिलती रहा करना, मैं तुम्हें कपड़े भी बनवा दूंगा। अंधी बहुत खुश हुई। बड़े ने जब उसको अपनी रोशन आंखों और फुर्तीले हाथों से अच्छी तरह टटोला तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसकी कोफ्त काफ़ी हद तक दूर हो गई, लेकिन एकदम उसे अपने छोटे भाई की भिंची हुई आवाज़ सुनाई दी, भाईजान भाईजान। बड़े ने पूछा, क्या है? छोटा सामने आया। बड़े खौफजदा लहजे में उसने कहा, 2 सिपाही आ रहे हैं। बड़े ने होशो हवास कायम रखते हुए अपना ओवरकोट खींचा जिस पर अंधी बैठी हुई थी। झटके से वो इस खंदक में गिर पड़ी जिसमें से पक्की हुई ईंटें निकाली गई थीं। गिरते वक्त उसके मुंह से बुलंद चीख निकली, मगर दोनों भाई वहां से गायब हो चुके थे। चीख सुनकर सिपाही आए तो उन्होंने बेहोश अंधी को खंदक में से बाहर निकाला। उसके सर से खून बह रहा था। थोड़ी देर के बाद इसे होश आया तो उसने सिपाहियों को देखना शुरू किया जैसे वो भूत हैं। फिर एकदम दीवाना बार चिल्लाने लगी, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मेरी नज़र वापस आ गई है। ये कहकर वो भाग गई। उसके हाथ से जो 2 रुपये गिरे वो सिपाहियों ने उठा लिए। नाजरीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना फुसफुसी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अफसाने के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।